प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम लोग यह जानने का प्रयास करें कि परिकल्पना के स्रोत क्या हो सकते हैं। सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अनुसंधान में मुख्य रूप से सामाजिक समस्याओं को लेकर अनुसंधान कार्य को करते हैं, और जब हम सोशल साइंस के विषयों के अंतर्गत समस्या का चुनाव करते हैं, साथ ही साथ परिकल्पना का निर्माण जब हम करते हैं, तब हमारा ध्यान इस ओर जाता है कि हम लोग जो परिकल्पना निर्मित कर रहे हैं, जो हाइपोथेसिस बना रहे हैं, उसके पीछे सोर्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला सोर्स तो हमें हमारे समाज की समस्याओं से ही हमें दिखलाई पड़ता है। हालांकि सोशल चेंजेस के बारे में यह कहा जाता है कि जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं वह बहुत ही मंथर गति या धीमी गति से होते हैं, क्योंकि इतिहास के अध्ययन से अब तक हम लोगों ने यह जाना कि एक दिन में साम्राज्य तो बदल जाता है लेकिन समाज वही रहता है, क्योंकि समाज में त्वरित परिवर्तन करना या उसे बदल डालना संभव नहीं होता है। समाज वही रहता है। आज सामाजिक क्षेत्र में हमें जो अनेक समस्याएं दिखलाई पड़ती हैं, उन समस्याओं के कारणों को जानने के लिए बेसिक तौर पर सोशल रिसर्च किए जाते हैं। समाज में आज यह कहा जाता है कि बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब एक शहरी क्षेत्र का व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में जाता है तो उसके मन में कुछ ऐसे विचार जन्म लेते हैं कि ग्रामीण समाज और शहरी समाज, इनके बीच डिफरेंस क्या है, या शहरी समाज का क्या इफेक्ट ग्रामीण समाज के लोगों पर पड़ रहा है। तो जो विचार हमारे मन में उद्भूत होते हैं, एक जिज्ञासु व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह जब किसी क्षेत्र में जाता है, किसी पर्यटन के लिए भी जाता है, तो उसके मन में बहुत सारी समस्याएं उद्भूत होती हैं, और यहीं से वह कोई ना कोई परिकल्पना को निर्मित करता है, और उस परिकल्पना के सहारे वह अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ा सकता है। तो पहली बात समस्या के चयन पर होता है, और दूसरी बात परिकल्पना के निर्माण के बारे में होता है। और जब हम परिकल्पना बनाते हैं तो मनुष्य को ऐसा कहा जाता है कि, और माना भी जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और समाज में वह बचपन से रहा, समाज को उसने जाना, समाज में वह अंत तक रहता है, तो उसके सामने समाज की अनेक समस्याएं आती हैं, विषय से संबंधित समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं पर वह अध्ययन करता है, उसके बारे में वह परिकल्पना का निर्माण करता है। जबकि सोशल साइंस से परे साइंस के बारे में कहा जाता है कि विज्ञान स्वयं परिकल्पना के स्रोत होते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत अनेक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, और इस अध्ययन के लिए परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, उसका जांच किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, और उसके मार्फत नए ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। साथ ही साथ जब हम परिकल्पना के स्रोत की बात करते हैं तो उसके लिए यह जरूरी होता है कि जिस समस्या पर हम कार्य कर रहे हैं, जिस अनुसंधान के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अब तक क्या क्या रिसर्च हुए हैं और उनकी परिकल्पना क्या थी। यानी अब तक हुए अनुसंधानों से जो परिकल्पनाएं प्राप्त हुई या रिसर्च प्राप्त हुआ, उसकी परिकल्पनाओं का भी हम विश्लेषण कर सकते हैं, उससे भी हम कुछ ले सकते हैं। साथ ही साथ कई मर्तबा ऐसा भी होता है
कि हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और दो घटनाओं के बीच क्या क्या समानताएं थीं, क्या क्या असमानताएं थीं, इसका भी हम अध्ययन करते हैं। इस जाति में, इस जनजाति में क्या समानता है, क्या अंतर है, इसको भी अनुसंधान के माध्यम से किया जा सकता है। मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, पशु की प्रवृत्ति क्या है, उसको जानने की भी, या उनमें समानता क्या है, असमानता क्या है, इस तरह के अध्ययन भी आमतौर पर होते हैं। और जब हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं या उसके स्रोत के बारे में बात करते हैं, तो उसमें आदमी का अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव जिसे हम कहते हैं, वह भी समस्या को ढूंढने में और फिर परिकल्पना को निर्मित करने में बहुत ज्यादा काम आता है। साथ ही साथ क्रिएटिव थिंकिंग, जिसको हम रचनात्मक चिंतन भी कहते हैं, वह भी परिकल्पना के स्रोत के अंतर्गत बहुत काम आता है। इसके पीछे, जैसे उदाहरण के तौर पे हम ये देख सकते हैं, मान सकते हैं कि जो फिल्म के गीतकार होते हैं फिल्मों में, वो लोग एक रचनात्मक चिंतन करते हैं और उस रचनात्मक चिंतन को करके जो विचार उनके मन में आता है, बाद में अन्य लोगों की सहायता से वे लोग उसको विकसित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और एक सुंदर या अच्छा गीत वो निर्मित कर लेते हैं। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक फिल्म पिछले दिनों आई थी, केसरी, और केसरी का गीत तेरी मिट्टी में मिल जावा, इसको एक युवा गीतकार मनोज मुंतशिर के द्वारा लिखा गया। तो उसमें वे बता रहे थे कि इस गीत को बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली, और जब मैंने इस फिल्म की कहानी को सुना, तो कहानी को सुनने के बाद मैंने ये परिकल्पना की कि एक सैनिक को युद्ध लड़ते हुए गोली लगी और 10 मिनट में वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, शहीद हो जाएगा, और उसके मन की जो फीलिंग है उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी परिकल्पना के अंतर्गत मैंने इस गीत को लिखा। तो इसी तरह जब हम एक क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, रचनात्मक चिंतन करते हैं, तो हमारे मन में विचार आता है और हम अपनी बुद्धिमत्ता या कौशल के माध्यम से उसको विकसित करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक रिसर्चर से अपेक्षा की जाती है कि उसमें एक अच्छी सूझबूझ का होना चाहिए, और कोई भी बड़ा काम हम अकेले कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरों का सलाह, दूसरों का परामर्श ले लें तो वह कार्य और भी अच्छा हो सकता है। तो जो अनुसंधान के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्ति हैं, शोध मार्गदर्शक हैं, अन्य लोग हैं, उनसे हमें परिकल्पना के निर्माण के पूर्व सलाह मशविरा करके, चर्चा परिचर्चा करके, उनसे व्यक्तिगत चर्चा करके उनसे भी जानकारी प्राप्त करना चाहिए और उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। और जिस समस्या पे हम कार्य कर रहे हैं, उस समस्या से रिलेटेड या कोरिलेटेड जो अनुसंधान हुए हैं, उन अनुसंधानों को देखकर, उनका अध्ययन करके, उसके मार्फत भी हम परिकल्पना के लिए कुछ न कुछ स्रोत अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह एक अनुसंधानकर्ता परिकल्पना के निर्माण के लिए विभिन्न स्थानों से स्रोत कलेक्ट कर सकता है और उसके माध्यम से अपने समस्या के परिप्रेक्ष्य में एक परिकल्पना को निर्मित कर सकता है। और जो बातें अभी मैंने बताई उसके माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी वह परिकल्पना के स्रोत को प्राप्त कर सकता है। थैंक यू।